तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ये आएगा ही 100% ये आएगा क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है और हम इसका प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम लुईस डॉट संरचना भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना है। आपने देखा होगा कि इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं और इनके बीच में फिर बॉन्ड बन जाता है, यानी बंध बन जाता है। तो वो कैसे बनता है, आइए एक एक बात को अच्छे से कवर करते हैं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आज से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना आने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ये आप देख रहे हो, ये है वैज्ञानिक लुईस। इन्होंने एक आइडिया दिया था, इन्होंने एक बात बताई थी। अब वो बात क्या थी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो, पहले तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती क्या है। तो जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के चारों ओर बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। पहले आप इतना, ठीक है, किसी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, अब तत्व क्या होते हैं आपने आपने तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये मैंने 10 तत्व लिख दिए। तो ये तत्व है। ठीक है, तत्व की परिभाषा क्या होती है, किसी भी पदार्थ का जो शुद्धतम रूप है वो तत्व कहलाता है। अब इनके क्रमांक भी सेम इसी तरीके से, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, और ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9 और ये 10। मतलब किसी भी तत्व का अपना एक खुद का परमाणु क्रमांक होता है। ये बात आपको समझ में आ रही, किसी भी तत्व का अपना खुद का क्या होता है, एक परमाणु क्रमांक होता है। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन का कितना है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। यहां तक समझ आता है। अब आप सोचेंगे 10 ही तत्व होते हैं क्या, नहीं, और भी होते हैं, 118 तत्व हैं। मैं समझाने के लिए आपको बेसिक तौर पे ये हमने यहां तक 10 तक लिखी है, नियान तक। अब एक बहुत ही छोटी सी बात आपको समझना है, बहुत छोटी सी बात है। देखो क्या मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे लुईस ने क्या बताया था कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को पता कैसे चलेगा कि बाह्यतम कोश का है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पहले कोश में 2 भरते हैं, दूसरे कोश में 8 भरते हैं, तीसरे कोश में 8 भरते हैं। इतना ध्यान रखो। पहले इसके बाद भी 18 18 32 भरते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको इतना बेसिक बताया कि पहले कोश में, जिसे हम के कोश कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं, 2। जो दूसरा कोश होता है उसमें, उसे हम एल कोश कहते हैं, और एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अभी धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगेंगी, पेशेंस मत खोना। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखिए, चीजों को कनेक्ट करने में समय लगता है, लेकिन आप जो है अभी पूरा समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आखिर होती क्या है। तीसरा कोश क्या होता है, एम। पहला कोश के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है। और किसी भी परमाणु में हम कोश को ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये परमाणु में एक नाभिक होता है। थोड़ा सा परिचय ले लीजिए, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो देखो ये पहला कोश हो जाता है, इसे हम के कोश कहते हैं। ये के कोश है, और इस के कोश में मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा सकते हैं, के कोश में जा सकते हैं, अधिकतम 2 जा सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा इसमें नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन रख दूं तो गलत हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन रख दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहला घेरा क्या है, के कोश है, और के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ आ गई।
ठीक है, अब मैं दूसरा घेरा बना देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा घेरा बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा घेरा है और दूसरे घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं? मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, 1 से लेके 8 तक जा सकते हैं। जो लुईस ने उस टाइम पे बात बताई थी ना, वो बात हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको पूरा डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाएगा और हर चीज आप अच्छे से समझ लोगे। देखो, दूसरे कोर्स में 1 से लेके 8 तक जा सकते हैं, 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम, अधिकतम कितने जा सकते हैं? आप बताओ, अधिकतम कितने जा सकते हैं? आप कहोगे 8 जा सकते हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अधिकतम 8 जा सकते हैं। और आखिरी का जो कोर्स है ना, एम कोर्स, ये देखो एम कोर्स मैंने बना दिया। इसमें भी कितने जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें भी 8 ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये मैक्सिमम वाला केस है कि इससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब किसी तत्व के पास, जैसे मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, ज्यादा बड़ी बात मैं कहता भी नहीं हूं, देखिए छोटी सी बात है कि मैंने कहा कि लिथियम को इस टाइप में लिखो, तो आप लिख दोगे पहले कोष में कितने जाते हैं? 2, तो आप लिखोगे लिथियम के लिए कि पहले कोष में 2 चले जाएंगे और दूसरे कोष में कितने जाते हैं? 8। लेकिन लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जितना उसका परमाणु क्रमांक है, जितना उसका क्या है? परमाणु क्रमांक है, उतने ही उसके पास क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 3। तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 भर जाएंगे। अब बचा कितना? 1। तो दूसरे कोष में 8 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके पास तो 1 ही बचा है, तो 1 रहेगा। तो लिथियम को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप बेरिलियम को लिख लोगे? बिल्कुल लिख लोगे। पहले कोष में कितने जाते हैं? 2 ही जाते हैं, तो 2 तो इसके यहां चले जाएंगे। बचेंगे कितने? आप कहोगे सर 4 तो थे ही उसके पास, 2 यहां चले गए तो 2 बच गए, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व के लिए लिख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं एक छोटी सी बात, क्या आप ऑक्सीजन के लिए बता सकते हो? इस ऑक्सीजन के लिए बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल बता सकते हो। पहले कोष में कितने चले जाएंगे? 2। और दूसरे में कितने जाएंगे? 8 जा सकते हैं, लेकिन 2 तो यहां चले गए। 8 में से 2 यहां चले गए, कितने बचे? 6 बचे ना। ये हो गया, समझ गए कि नहीं? तो ये बात है, लिथियम का कितना है? 2 1। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये लिथियम का 2 1 है। इसका कितना है? 2 2, तो हमने ये लिख लिया 2। किसका है? ये लिथियम का है। वो किसका था? बेरिलियम का है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूं, मैं इसको पहले अच्छे तरीके से लिख लूं। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो मैं लिख लेता हूं। मैंने लिथियम का लिखा, कितना आया था बताओ? 2 और 1, यही आया था। फिर से देख लो आप एक बार, बेरिलियम का कितना था? मैंने आपको कितना बताया था? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। 1 से 10 तक के आपको याद कर लेने हैं, ये बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। तो बेरिलियम का कितना बताया था मैंने? 4। तो आप कैसे लिख सकते हो? 2 और 2, बोलो इतना कर लोगे। अब मैंने आपको डायरेक्ट बोरान का भी मैं बता सकता हूं, बोरान का बता दूं। चलो, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है ना। तो पहले में कितने भरेंगे? 2 तो पहले जाएंगे ही जाएंगे के कोष में। फिर बचा एल कोष, एल कोष में 8 जा सकते हैं, लेकिन उसके पास होने भी तो चाहिए। और उसके 2 यहां चले गए, तो उसके पास 3 बचे। यहां जब तक 8 तक नहीं भर जाएंगे तब तक हम आगे का कोष नहीं जाएंगे। तो बोरान हो गया। कार्बन में कितना चला जाएगा? कार्बन का 6। तो आप कहोगे सर 2 और 4 हो गए 6। पहले में 2 तो भरेंगे, लेकिन 6 थे ना, 2 यहां व्यस्त हो गए, तो कितने बचे? 4। ऑक्सीजन का बता दो, सबका लिख सकते हैं, मैं रैंडम ऑक्सीजन का लिख ले रहा हूं अब। तो 8 होता है ना, तो 2 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 और 2 कितने होते? 8। बताओ, ये बात क्या आपको क्लियर होती है? क्या एक छोटी सी बात आपको समझ आती है? जो मैंने आपको समझाया है, क्या वो आपको समझ में आया है? ठीक है, आ गया है ना? तो देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब
मैं आपको समझाऊंगा कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्या समझा रहा हूं मैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी इलेक्ट्रॉन को खोल के लिख दिया है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे पता करें। देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि लिथियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधा सा बोल दोगे जो सबसे बाहर है। तो लिथियम के बाह्यतम कोश में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के चारों ओर बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो क्या मैं लिथियम को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि Li मैंने बना दिया? क्या मैं लिथियम को इस तरीके से लिख सकता हूं कि Li यानी लिथियम और इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से दिखा दूं? ये देखो, तो लिथियम यानी उस तत्व के चारों ओर बिंदु के रूप में दर्शाना, ये लिथियम है, ये तत्व लिखा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हो गया। ये केवल अभी प्रदर्शन है एक तत्व का, जब दो बॉन्ड बनते हैं तो उसका भी मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन इतना समझो। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि लिथियम का जो के कोष होगा, पहला कोष होगा के कोष, उसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। लेकिन जो बाहर का कोष होगा, बाह्यतम कोष होगा, जो कि एल है, देखो एल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हो सकते हैं 8, लेकिन है कितने? है कितने? एक ही है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? अब मैंने जैसे बोला कि बेरिलियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आप बता सकते हो? तो आप कहोगे सर बेरिलियम के बाह्यतम कोष में 2 है, बोरान के 3 है, कार्बन के 4 है, ऑक्सीजन के 6। इस तरीके से हम बाह्यतम कोष का जो है इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी कि ये बताओ कि जैसे अभी इसके अलावा और भी होते हैं तत्व, जैसे अब ध्यान से देखते चलना, हर एक बात आपको समझ में आएगी। नियान के बाद कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नियान के बाद यानी 10 के बाद सोडियम जो होता है उसका 11 होता है। मैग्नीशियम जो होता है सोडियम के बाद, आपको ये थोड़ा बहुत याद भी करना होगा, सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, 20 तक के आपको याद कर लेने हैं। तो एल्यूमिनियम 13 होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन और ये आखिरी पोटेशियम और कैल्शियम। बस इतने और करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ 20 बस है। फास्फोरस का 15, फिर इसका 16 होता है, इसका 17 होता है और इसका 18 होता है। इसका क्या होता है? 19 और इसका क्या हो जाएगा? 20। देखो 20 तक हो गए ना। तो पहले 10 याद करने हैं। जब आपको 10 तत्व याद हो जाए तो आप 10 और कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे 20। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख के बताइए। किसका मैंने आपसे पूछा? क्लोरीन का आप लिख के बताइए। तो अब क्या आप लिख लोगे क्लोरीन का? आप लिख लोगे क्लोरीन का। कैसे? पहले कोष में कितने भरे जाते हैं? 2 भरे जाते हैं। पहले कोष में कितने भरे जाते हैं? 2। तो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन में से 2 भर गए। दूसरे कोष में 8 भी भर जाएंगे, तो 8 और 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन व्यस्त हो गए? 10। यानी 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन व्यस्त हो गए। अब कितने बचे? 7 और बचे। तो आखिरी वाले कोष में भी 8 भरे जाते हैं, लेकिन इसमें 7 ही जाएंगे क्योंकि उसके पास 7 ही बचे। क्योंकि उसके पास कितने बचे हैं? 7। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप सीधा उत्तर दे दोगे 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यदि आपसे कोई कहे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आप लिख के बता सकते हो? क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या आप लिख के बता सकते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन के बाहर, क्लोरीन के आसपास यानी उस तत्व के चारों ओर हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे? 7। 1 2 3, 2 के जोड़े से रख देते हैं, 4 5 6 और एक 7वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये हमने रख दिया। बोलो बात समझ आ रही है? क्या आप क्लियर समझ पा रहे इस बात को कि हमने 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रख दिए। अब जैसे मान लो आपको Cl2 अणु में लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाना है। किस अणु में बताओ? Cl2 अणु में। कैसे समझाओगे? देखो मैं आपको दिखा देता हूं Cl2 अणु में कैसे समझाना है। तो आप हेडिंग डालेंगे यहां पे
Cl2 अणु में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर Cl2 अणु में। देखना बड़े ध्यान से समझना, हर एक चीज समझ में आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए। देखो बड़े ध्यान से समझो, जैसे क्लोरीन के बाहर, क्लोरीन जो है इसके बाहर अगर मैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बना दूं तो मैं इस क्रॉस चिन्ह से भी बता सकता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसे बना सकता हूं। दूसरा, क्योंकि क्लोरीन यानी Cl2 में 2 अणु होते हैं तो दूसरा क्लोरीन यहां पे बना दिया, और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखो 2 क्लोरीन बना दिए। अब एक बात याद रखना है, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आदर्श कंडीशन होती है वो तो ये होती है, जो आदर्श कंडीशन होती है वो तो ये होती है, यानी कि पहले कोष में 2, दूसरे में 8, हर तत्व चाहता है। ये मैंने आपको 20 तत्व लिखवाए हैं ना, ये 20 के 20 तत्व क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो अपना इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करे, लेकिन कर नहीं पाता। जैसे ये करना चाह रहा था, लेकिन इसकी क्या तमन्ना थी कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता, 2 8 8, जैसा कि जे है यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो ये भी सोच रहा था कि ऐसा बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाया, एक से चूक गया। यानी क्लोरीन को ऐसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आप कहोगे सर आखिरी वाले कोष में उसे एक और मिल जाता तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता, यानी आखिरी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ गई। तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन का भूखा है, आप कहोगे सर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का भूखा है। कितने इलेक्ट्रॉन का भूखा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पे सिंपली आपको यही बात याद रखनी है कि क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन मंगा लेता है। ये देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब इस घेरे में अगर आप गिनोगे तो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब वो या तो उसका 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, या फिर 2 8 होना चाहिए, या फिर 2 8 8 होना चाहिए, कोई भी तत्व है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सीधी सी बात है, आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ठीक है। फिर बाह्यतम कोष में देखो 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 होने के लिए तो 7 है, 8 होने के लिए 1 की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यही हुआ है। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से ले लिया, लेकिन दूसरा क्लोरीन भी इससे कहता है कि मुझे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना घेरा इस तरीके से बना लेता है। तो कहने का मतलब है कि इस घेरे में, पहले वाले घेरे में इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखो कैसे दिख रहे हैं। पहले घेरे पे बात करूं तो इसके 7 तो ये बनाए थे और 8वां इस पे कब्जा किया हुआ है, तो इस क्लोरीन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक उसी तरीके से ये जो दूसरा क्लोरीन है, ये इस पहले वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पे कब्जा कर लेता है, ये देखो। तो ये Cl2 अणु का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। याद रखोगे ये चीज, बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या Cl बॉन्ड Cl, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं Cl2। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे आता। अब एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने ले लेता हूं, जैसे बहुत आसान एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखो समझने से ही आपको चीजें होंगी। O2 अणु में, O2 अणु में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि देखो ये साइंस के लिए, क्लास 10th साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो चीजें हैं ये आपका बेसिक क्लियर करेंगी। चलो, ऑक्सीजन में एक छोटी सी बात याद रखो कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप कहोगे सर 8 होता है कि नहीं। तो इसको अगर हम फैलाएं तो पहले कोष में कितने जाते हैं, मैंने आपको बताया कि के कोष में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
L कोष में जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में कितने जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत धीरज से अगर पढ़ रहे हो तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे तरीके से देखते हो बिना स्किप करे वीडियो तो हर चीज समझ आएगी। तो देखो यहाँ पे पहले कोष में 2 जाएंगे तो 2 चले जाएंगे, लेकिन अब उसके पास 6 बचे क्योंकि 8 तो थे ही टोटल। तो अब दूसरे कोष में 6 बचेंगे। लेकिन ऑक्सीजन क्या चाह रहा था कि दूसरे कोष में क्या आ जाए 8 आ जाए, लेकिन हो तो नहीं पाया ना। ऑक्सीजन क्या चाह रहा था कि दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन नहीं आ पाए। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का भूखा है 2, मतलब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने और चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन की से भूख है तो हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसे किसी से उधार चाहिए। तो अब देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं आपसे पूछता हूं एक छोटी सी बात कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे सर 6 है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सबसे साइड में लिखे होते हैं। तो इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन बना सकते हो। एक दूसरे कलर से बना देते हैं, चलो। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 और 5 6। तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, ऑक्सीजन की। यहां भी बना देता हूं, यहां भी ऑक्सीजन के चारों ओर क्या बना देता हूं, ऑक्सीजन के चारों ओर 8 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O2 अणु में हम समझ रहे हैं ना। तो यहां भी हम बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें देखना है कि आपस में क्रिया कैसे करते हैं। तो क्रिया कब होती है, जब अष्टक पूर्ण होता है। देखो यहाँ पे अष्टक पूर्ण कैसे होगा। ये ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की जरूरत है ना 8 करने के लिए। तो ये 2 पे कब्जा अपना दावा करेगा। ये इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, छीनता नहीं है, एक्चुअली में साझेदारी हो रही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है। तो ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड ये बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड यहां भी बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड, कहां पे लिखेंगे, यहां बना देते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, या फिर हम लिख सकते हैं कि O2 अणु। तो इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बोलो समझ आ रही है हमारी एक बात, हर बात समझ आ रही है ना। अगला देख लेते हैं, हम आपको समझाएंगे और बहुत ही बेसिक से समझाएंगे, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप एक छोटा सा कमेंट करिए, ताकि बाकी बच्चों को भी जानकारी मिल सके कि ये वीडियो कैसा है। अब मैं आपको जैसे समझा दे रहा हूं CO2 के अंदर, CO2 में, ठीक है, CO2 में भी आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो बहुत आसान है, मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो कार्बन में पहले तो कार्बन आएगा, जो कम होता है, जैसे ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है, तो जो कम मात्रा में होता है वो बीच में लिखेंगे। वो कहां लिखते हैं, बीच में। और 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इस तरफ लिख लेंगे और एक ऑक्सीजन इस तरफ लिख लेंगे। अब कार्बन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं डीपली। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 4। यानी पहले के कोष में कितने होने चाहिए, के कोष में होने चाहिए थे 2, एल कोष में कितने होने चाहिए थे 8, और एम कोष में भी कितने होने चाहिए थे 8। लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उतने। तो कार्बन ऑक्सीजन का और लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 6। ठीक है, 6 और 2 8। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 की बस जरूरत है ना। 6 और 2 8 हो जाएगा। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बार बताइए जरा, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप बिल्कुल आसान भाषा में बोल दोगे कि सर कार्बन को अष्टक पूर्ण करने के लिए या कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 4 बना देता हूं, 1 2 3 4।
मैंने जानबूझ के इस तरफ बनाए हैं, ऊपर नीचे नहीं बनाए हैं, क्योंकि तत्व इस तरफ है। ठीक है, तो कार्बन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने हैं? तो आप कहोगे सर 6 हैं, तो 6 बना देते हैं। देखना ध्यान से, यहां पे 1 2 2 जे आ गए, ठीक है, 1 2 2 ये आ गए, तो हो गए 4, और ये 2 और 2 6। इस तरीके से भी यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4, या इसका सिंबल थोड़ी अलग दे देते हैं हम। कार्बन के हमने क्रॉस से बना दिए, तो इसको अलग तरीके से बना देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डॉट से बना देते हैं। चलो ये देखो, ये डॉट बना दिया हमने, 1 2 3 4 5 और 6, ताकि अंतर बना रहे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 होते हैं ना, तो 6 बना दिए, यहां भी 6 बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 और 6। बोलो दिख रहे हैं आपको क्या? मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लूं। ओके, दिख रहा है। चलिए, अब एक बार बड़े ध्यान से और बड़े संयम के साथ में एक बात बताओ कि कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और चाहिए, तभी तो 8 होगा ना। तभी क्या होगा? 8 होगा। तो कार्बन कहता है कि 4 तो मेरे पास है, 4 2 इससे मांग ले रहे हैं, 2 इससे मांग ले रहे हैं, तो ये देखो हो गए 8। 4 तो कार्बन के थे, 2 इससे मांग लिए, 2 इससे मांग लिए। ऑक्सीजन को चाहिए 2 केवल 8 होने के लिए, क्योंकि 6 तो वो ऑलरेडी है, तो 2 बस चाहिए ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन कहता है कि ये वाला ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये वाला ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन घेर लेता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है, और यहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो हम वही चीज यहां पे अलग से बनाएंगे। हम लिखेंगे कि C इस तरफ था, O इस तरफ था, O यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी क्या है? डबल बॉन्ड है। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं CO2। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बोले इस बात से आप सहमत हो? ठीक है, चलिए अब और मैं आपको बता देता हूं। CO2 में मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको समझा देता हूं CH4 में। ये एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूं। तो CH4 में मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा। तो C और जो कम संख्या में होता है वो सेंटर एटम होता है, यानी केंद्रीय परमाणु होता है, बीच में लिखते हैं। और बाकी जो ज्यादा 4 है ना, तो चारों तरफ H बना देते हैं। यहाँ पे H बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे H बना दिया, और यहाँ पे। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 1 बना दिया। ये देखो 1 बना दिया। अब हाइड्रोजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे 2 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही कोष तक वो पहुंच पाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 ही होगा। तो पहले कोष में 1 नहीं होना चाहता है, वो 2 होना चाहता है, क्योंकि के कोष में 2 होते हैं। तो वो क्या चाहता है कि उसे 1 ही इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो फिर वो ऐसा घेरा बना लेता है कि चलो 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मेरा अष्टक पूर्ण हो गया। ये हाइड्रोजन भी 1 ही घेरा बना लेता है, ये हाइड्रोजन भी 1 घेरा बना लेता है। तो हर हाइड्रोजन के रिंग में देखो आप 2-2 इलेक्ट्रॉन आ चुके, यानी उसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। ये देखो, लेकिन अब कार्बन रह गया। कार्बन का तो बन ही नहीं पाया। तो कार्बन देखो आप अकेला है, तो कार्बन को कितने चाहिए होते हैं? 4 और चाहिए, तब तो 8 होंगे ना। तो वो क्या करता है? 4 खुद के और 1-1 इनका साझेदारी के साथ ये भी मिला लेता है। ठीक है, तो ये CH4 अणु में ये 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनता है। यानी कि हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में यहां जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन के साथ में यहां जुड़ा रहेगा, एक यहां और एक यहां। बोलो इस बात से सहमत हो क्या? तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक दो चीजें और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगले पेज पे चल के। चलो अगला पेज यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो CH4 में हो गया था, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ किसमें, H2SO4 में बता देता हूँ। चलो H2SO4 में, H2SO4। अब ये थोड़ा सा आपको बड़े ध्यान से समझना है H2SO4 कैसे बनता है। देखो इसमें ये बताओ कि सबसे कम मात्रा किसकी है, जो सबसे कम हो। देखो
ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। लेकिन सल्फर सिर्फ एक बार आया है, लेकिन सल्फर सिर्फ क्या है, सल्फर सिर्फ एक बार आया है, तो वो सेंटर में रहेगा सल्फर। फिर आपको ध्यान रखना है कि सल्फर अगर है तो इस तरफ जो है O और इसी तरफ H रहेगा, और इस तरफ O और इसी तरफ H रहेगा। तो इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाओ, सल्फर फिर O रहेगा फिर H रहेगा, पास पास थोड़ा बना देते हैं, O और यहाँ पे H रहेगा। इस तरफ भी सल्फर के साथ में यहाँ O और H रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन तो 4 है ना, तो 2 ये है, तो 2 बचे, तो 2 ऊपर नीचे कर दो, यानी एक यहां लिख लो और एक नीचे लिख लो। अब इनके इलेक्ट्रॉन दिखा दो, बड़ा आसान है इलेक्ट्रॉन दिखाना। देखो, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो देखो ये एक काम करो, जैसे ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, मैंने अभी बताया 6 होते हैं बाह्यतम कोष में। आप जाके देख भी सकते हो कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, देखिए क्रॉस से बना रहा हूं, 1 2 3, एक एक है ना इस तरफ, तीसरी 1 4 5 6, ये 6 बना दिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने बना दिए। अब सल्फर के बना लेते हैं, तो सल्फर के कैसे बनाएंगे, सल्फर के भी 6 ही होते हैं, तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। हमने एक काम किया, यहाँ पे 2 बना लिए, यहाँ पे भी हमने 2 बना लिए, और यहाँ पे भी हमने 2 बना लिए, ठीक है कि नहीं। अब हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का एक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का अलग कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया ये वाला कलर, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। देखो, सबसे पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना है इस तरीके से। जब तक आप ये बनाना नहीं जानते हो तब तक आप इसका बॉन्डिंग नहीं समझ सकते। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये अच्छे से बनाना होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे बॉन्डिंग हुई है। सबसे पहला बॉन्डिंग कौन करता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2, तो ये अपना घेरा बना लेता है और फुर्सत हो जाता है। ये देखो, ये 2 हो गए उसके रिंग में। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बना लेता है, तो ये देखो इसके रिंग में कितने हो गए, 2 हो गए। बोलो, ये बात समझ आती है। तो 2 और 2 हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ऑक्सीजन अपना रिंग बना लेता है, देखो 6 तो उसके पास थे, 2 सल्फर से ले लिया, तो 8 हो गए। ये वाला ऑक्सीजन भी सेम वही काम करता है, और ये 8 हो गए, होता है कि नहीं। अब यहाँ देखो, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको भी तो 8 चाहिए। तो ये वाला ऑक्सीजन भी एक नया गेम खेलता है। ये क्या करता है कि ये देखता है कि मेरे पास 6 हैं, एक इसका लेता हूं और एक इसका लेता हूं। तो देखो, ये हो गए 8। ये वाला ऑक्सीजन भी सेम गेम खेलता है, इसके पास 6 हैं, तो एक ये और एक ये, तो होगा इसके 8। अब बचा कौन, अब बचा सल्फर। सल्फर का कोई घेरा अभी तक नहीं बना है, तो सल्फर अपना घेरा बनाता है। सल्फर को कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो वो कहता है देखो 6 तो मेरे पास है, अगर मैं गौर से देखूं तो 6 तो मेरे पास है, मुझे अगर कहीं से 2 और मिल जाए तो मेरा अष्टक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ये देखो। तो ये बन गया H2SO4। आप एक बार जरूर इसको देखिएगा और फिर बताइएगा। ये देखो, ये बन गया H2SO4। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से बनाया है। आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाएगा कि H2SO4 कैसे बनता था। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ मेन यौगिक हैं। जैसे अब मैं आपसे एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, आप NH3 का बना के देखिए, वीडियो को पॉज करके आप NH3 का बना के देखिए। किसका बना के देखना है, NH3 का। NH3 अणु में आप जल्दी से बना के देखिए, क्या आप बना पाते हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि देखिए, आप मान के चल रहा हूं कि आपने बना लिया है, मैं बना देता हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें सेंटर में रहेगा, क्योंकि उसके पास कम अणु है, एक ही है, तो वो सेंटर में रहेगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहोगे 7 होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 और 5 7, यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए।
अब 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को मैं अलग से बना देता हूं। तो ये देखिए 3 हाइड्रोजन, एक यहां बना देता हूं, एक यहां और एक यहां पे बना देते हैं। इनके भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये बना देते हैं और इसका बायतम को उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले वही होगा जो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लेता, यानी अपना घेरा बना लेता है 2-2 इलेक्ट्रॉन के। तो ये हाइड्रोजन के रिंग में आप देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेंगे। अब क्या करेगा, नाइट्रोजन का घेरा बनेगा, तो नाइट्रोजन अपना घेरा बनाएगा तो देखो कैसे बनाएगा। वो चाहता है कि मुझे कितना और मिल जाए। देखो 8 होने के लिए उसे कितने और चाहिए, 8 होने के लिए उसे 3 और चाहिए, 3 की भूख है उसके लिए, 3 और चाहिए। 5 थे ना उसके पास, 3 और चाहिए। तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन पे टारगेट करते हुए, क्योंकि 5 तो उसके पास थे ही, ये बना लिया, 5 ये है और 3 ये, तो ये इसका अष्टक कोण जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आप NH3 जो है उसमें भी आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये है इलेक्ट्रॉन लुईस है बिंदु संरचना, यानी लुईस ने जो बताया था उस पे हमने समझा। अब थोड़ा सा हम आपको जो है एक छोटी सी बात और बता दे रहे हैं कि मैंने आपको जो बात समझाई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाली चीज है। क्या? ये वाली चीज है KLM, यानी 2, 8, 8 और ये बाह्यतम कोश के तत्व को दिखाना, और ये 10-20 तत्व आप याद कर लीजिए। तो आप जब 20 तत्व आप याद कर लेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब सब कुछ बन जाएगा। इसके बाद अगर आप क्लास 10th साइंस के नोट्स चाहते हैं, क्लास 10th अगर साइंस के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9131471072। इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको जो है मात्र 100 रुपए में क्लास 10th मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई और बेहतर होगी। इसके अलावा क्लास 10th के और भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए इस पे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।